जय हिंद दोस्तों, पुनः आपका क्लाइमेक्स गुरुकुल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे तुर्क आक्रमण हम बताए थे कि तुर्क आक्रमण में दो चीज का पढ़ना होता है, दो शासक का पढ़ना होता है तुर्क आक्रमण में। एक गजनवी के बारे में चर्चा कर रहे थे, दूसरा क्या गौरी के बारे में। तो हम लोग गजनवी पढ़ रहे थे। गजनवी में हम लोग कुछ आक्रमण के बारे में देखे थे। जैसे लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कि छठा आक्रमण 1008 में किया जाता है। ये जो हुआ करता है पंजाब का वाला क्षेत्र पर आनंद पाल के खिलाफ किया जाता है। ये आनंद पाल के बारे में चर्चा हम लोग किए थे कि जयपाल का ही क्या हुआ करता है, पुत्र हुआ करता है। यहाँ पर संधि देखने के लिए हम लोग को मिला था कि आनंदपाल और गजनवी के बीच में संधि हो जाता है। बोला जाता है कि आनंदपाल गजनवी यहाँ भारत पर आक्रमण किया आनंदपाल के समय, तो इसको भिड़ंत, अच्छा व्यक्ति से भिड़ंत हो गया। तो भिड़ंत हो गया तो यहाँ क्या देखने के लिए मिल गया, संधि देखने के लिए मिल जाता है। क्या देखने के लिए मिल गया, संधि। इस संधि में परिणाम क्या निकलता है, गजनवी बोलते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगे, और गौरी बोलते हैं कि चलिए हम आपके क्षेत्र में नहीं जाएंगे। आप हमारे क्षेत्र में नहीं जाएंगे, हम आपके क्षेत्र में नहीं जाएंगे। यही यहाँ पर क्या होता है, संधि होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1009 में देखते हैं 7वां आक्रमण। छठा के बाद हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण करेगा। अब ये 17वें आक्रमण के बारे में हम लोग बारी बारी चर्चा करेंगे। जहां तक आक्रमण 6 तक हम लोग देख लिए थे कल, इसी को हम लोग आगे दोहराते हैं। 7वां आक्रमण के बारे में बात कर रहे हैं कि नगरकोट, और नगरकोट जो कहाँ हुआ करता है, हिमाचल प्रदेश। वहां का ज्वालामुखी मंदिर को क्या करता है, गजनवी के द्वारा नष्ट किया जाता है। यहाँ पर मंदिर को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और बोला जाता है, इतिहासकार बोलते हैं कि इस मंदिर को लूटा, इतना अपार संपत्ति लूटा कि कहा नहीं जा सकता है। बहुत सा ज्यादा अपार संपत्ति यहाँ से लूट कर कहाँ लेकर चला जाता है, गजनी लेकर चला जाता है। गजनी अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए भारत से धन लूट रहा था। इसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे। चलिए आगे 7वां आक्रमण के बाद हम लोग देखते हैं 8वां आक्रमण के बारे में। 1010 में 8वां आक्रमण के बारे में देखेंगे। गजनवी जो हुआ करता है, इसका फेमस आक्रमण सिर्फ बोला जाता है 1025। कब, जिसको हम लोग बोलेंगे 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण के बारे में बात करेंगे 1025 में। 1025 के बाद जितना इधर डेट हुआ करता है, जो समय हुआ करता है, अलग अलग बुक में अलग अलग समय देता है, जिससे आप घबराएंगे नहीं। आपका एग्जाम में ज्यादा पूछता है 16वां आक्रमण। हालांकि ये डेट यहाँ पर जांच की करके ही लिखा हुआ है कि 8वां आक्रमण 1010 में होता है मुल्तान के खिलाफ। मुल्तान पर आक्रमण किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मुल्तान के हम लोग 2 दिन से 3 दिन से इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मुल्ताने के बारे में। यहाँ देखा जाता है कि जब मुल्तान पर गजनवी आक्रमण करता है तो यहाँ पर बगावत हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। जनता अपने बगावत कर देते हैं, जिस कारण गजनवी क्या करता है कि पुनः वापस लौट जाता है गजनी। यहाँ से कुछ हाथ लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोग, जनता लोग हुआ करते हैं, आक्रमण होने से पहले ही अपने बगावत कर दिए। तो ये क्या करता है, गजनवी के डर से वापस चला जाता है गजनी। आगे हम लोग 1010 से 11 के बीच में बात कर रहे हैं 9वां आक्रमण। कौन सा आक्रमण, 9वां आक्रमण के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये 9वां आक्रमण थानेश्वर आपको देखने के लिए मिलता है हरियाणा वाला क्षेत्र में। थानेश्वर में जो चक्रस्वामी मंदिर हुआ करता है, इस पर आक्रमण किया और इसको लूट लिया। यहाँ बोला जाता है कि यहाँ से भारी मात्रा में मूर्तियों को तोड़ा गया और लूटा गया। यहाँ से जो मूर्ति तोड़ा गया ना, तो अपने ही क्षेत्र में कुछ मूर्ति से ऐसा भी वस्तु प्राप्त हुआ कि जो अपने मस्जिद में, हम आगे बात करेंगे, जमा मस्जिद आपको देखने के लिए मिलेगा एक गजनी में भी। वो उसमें क्या करता है, मूर्ति का यहाँ से कुछ ऐसा हाथ लगता है जो अपने मस्जिद में क्या करता है, प्रयोग करता है। इसके बारे में एक यहाँ से भी आक्रमण करेंगे। जब 25वां आक्रमण सोमनाथ में चर्चा करेंगे ना, चलिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि 10वां आक्रमण के बारे में बोल रहा है 1014 से 15। यहाँ पर देखेंगे समय जो होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग समय पर। 10वां आक्रमण के बारे में बोला जाता है कि आनंदपाल का एक पुत्र हुआ करता है, जिसका नाम होता है त्रिलोकन पाल।
त्रिलोकन पाल पर जब आक्रमण करता है तो त्रिलोकन पाल पराजित होकर यहां से ही क्या करता है कि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में भाग जाता है। और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में एक राजा हुआ करता है, श्रावण जो राजा हुआ करता है, इन्हीं के पास लोहार वंश का व्यक्ति हुआ करता है, इन्हीं के पास क्या करता है बंदा शरण लेता है। जैसे गजनवी आक्रमण किया, गजनवी के एक और टारगेट भी हुआ करता है अपने पिता के बदला लेने के लिए। पहला आक्रमण किया, आप देखें कि अनंत जयपाल को छोड़ा नहीं, जयपाल के बाद अनंतपाल को छोड़ा नहीं, उसके बाद उसके पुत्र पर फोकस कर दिया। अभी त्रिलोकन पाल क्या करता है कि यहाँ से भाग के कहाँ चला जाता है, जम्मू कश्मीर भाग जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 1015 से 16 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा 11वां आक्रमण। कौन सा आक्रमण? 11वां आक्रमण। देखते हैं, संग्राम राजा पर किया गया था। तो यहाँ मौसम खराब होने के कारण, यहाँ मौसम, जैसे इससे पीछे भी हम लोग बात किए मुल्तान नक्षत्र में, देखिए इससे पीछे भी हम थोड़ा सा बात किए कि यहाँ पर बगावत हो जाने के कारण कुछ हाथ नहीं लगता है। जस्ट यहाँ पर मौसम खराबी हो जाने के कारण यहाँ से भी गजनवी को खाली हाथ क्या करना पड़ गया, वापस लौटने पड़ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 11वां आक्रमण के बाद 12वां आक्रमण की ओर चलते हैं। देखेंगे 1018 में 12वां आक्रमण के बारे में बोला जाता है कि उत्तर भारत की राजधानी हुआ करता है कनौज, उसी क्षेत्र पर क्या किया गया, आक्रमण किया गया। अब कनौज के राजा के बारे में कभी कभी सवाल आता है कि कनौज का राजा एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है वहां पर, जिसका नाम हुआ करता है राज्यपाल। क्या नाम हुआ करता है? राज्यपाल। यह बिना, बोला जाता है कि यह बिना युद्ध किए ही अपना राज्यपाल छोड़कर क्या कर गया, भाग जाता है। जब इस पर आक्रमण किया गया था, कनौज वाला क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था, तो भारत दिल्ली का जो क्षेत्र का जो शासक हुआ करते हैं, ये इनको जयपाल को मदद करते हैं। किससे बचाने के लिए? गजनवी से बचाने के लिए। मतलब कहने का मतलब कि गजनवी, महमूद गजनवी जब उत्तर भारत की राजधानी कनौज पर आक्रमण करता है तो वहां का शासक के बारे में बात किए कि राज्यपाल हुआ करता है। ठीक है, ये राज्यपाल हुआ करता है। ये राज्यपाल पर आक्रमण किया जाता है तो दिल्ली का आसपास का जितना सरदार शासक हुआ करते हैं, गजनवी से बचाने के लिए इसका मदद करते हैं, लेकिन विफल हो जाता है। जो दिल्ली का राजा लोग हुआ करते हैं, लोग हुआ करते हैं, राज्यपाल को मदद करते हैं, लेकिन गजनवी के विरोध क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। आगे देखते हैं 18 से 19 के बीच में देख रहे हैं, 1018 से 19 के बीच में 13वां आक्रमण के बारे में। यह आक्रमण मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र पर किया जाता है। यह आक्रमण क्या किया जाता है, मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र पर किया जाता है। और यहाँ से जो वृंदावन का जो कृष्ण मूर्ति आपको देखने के लिए मिलता है, उसको क्या कर दिया जाता है, गजनवी के द्वारा तोड़ दिया जाता है। जैसे हम पीछे थानेश्वर के बारे में बात किए, चक्र स्वामी के बारे में बात किए, अब ये जो कृष्ण मूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जो मूर्तियों को नष्ट करता था ना गजनवी, तो अपने कुछ यहाँ से वस्तु उठाकर मूर्ति से और अपने साम्राज्य में ले जाके जामा मस्जिद या अदर मस्जिद आपको देखने के लिए मिलता है गजनी में, वहां पर क्या करता था मोहम्मद गजनवी क्या करता था कि अपने मस्जिदों को कहीं सीढ़ी में प्रयोग करता था, तो कहीं छत में प्रयोग करता था, कहीं जहां पर नमाज लोग पढ़ा करते हैं वहां पर इसका प्रयोग करता था। आगे चलते हम लोग देखते हैं, आगे देखने के लिए मिलेगा 1019 से 20 में 14वां आक्रमण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 14वां आक्रमण, यह आक्रमण कालिंजर वाला क्षेत्र में हुआ करता है। कालिंजर आप जानते हैं कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। यहाँ के शासक के बारे में बात करते हैं विद्याधर, जो चंदेल वंश का शासक होता है। सबसे भिड़ंत अगर बोला जाए गजनवी का मजबूत शासक अगर भिड़ंत माना जाता है, यही आपको विद्याधर देखने के लिए मिलते हैं। ये विद्याधर गजनवी को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। बोला जाता है, इतिहास में सवाल भी आता है, आपको इसका सवाल बहुते बार हम देखे हैं। इसका सवाल आपको देखने को मिलता है बीपीएससी में, सवाल आता है कि गजनवी किस शासक से भारत में पराजित हुआ था। जब सवाल ऐसे भी आता है, गजनवी अपने जीवन में भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो कौन सा आक्रमण के समय
गजनवी क्या होता है कि विद्याधर से पराजित होता है। तो आपको 14वां मिलेगा। यह सवाल ऐसा भी आता है कि कौन सा भारत का शासक हुआ करता था जो महमूद गजनवी ने क्या किया था, पराजित किया था, वो आपको देखने के लिए मिलता है विद्याधर। तो गजनवी यहाँ तो पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद परिणाम क्या निकलता है, देखिए बताया यहाँ पर गजनवी ने विद्याधर से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। तो यहाँ परिणाम क्या निकलता है कि अब बैठक हो गया, संधि हो गया। क्या हो गया, संधि हो गया। संधि में एक तरफ से विद्याधर बैठेंगे, एक तरफ से क्या बैठेंगे, गजनवी बैठेंगे। अब यहाँ संधि से क्या परिणाम निकलता है कि आप गजनी विद्याधर बोलते हैं गजनी से कि आप मेरे क्षेत्र में नहीं आएंगे और हम आपके क्षेत्र में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है कि हम जहां पर हैं, हम आपको देखने के लिए कालिंदी वाला क्षेत्र में है, हम यहीं पर रहेंगे। आपका क्षेत्र जहां तक अधिकार कर लिया गया है, आप अपने क्षेत्र में रहेंगे और हम अपने क्षेत्र में होंगे। यहां तक देखने के लिए मिलता है। विद्याधर, अब हमको पीछे का थोड़ा सा कहानी देखेंगे कि जो आपका ये देखने के लिए मिला था पीछे कि जो राजपाल हुआ करता है। देखिए विद्याधर ने राजपाल को, यहां से देखें थोड़े पीछे, एक राजपाल हुआ करता है कि वह अपने साम्राज्य को छोड़कर भाग गया। तो विद्याधर को बहुत बुरा लगता है कि हमारा क्षेत्र का शासक होकर विद्याधर भी उसको मदद करता है। हम बात की, चर्चा भी हम की है कि दिल्ली का राजा लोग क्या करते हैं, उसको मदद करते हैं। तो दिल्ली उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो यहाँ पर राजपाल तो राजपाट छोड़कर भाग जाता है, भाग गया, राजपाट छोड़कर भाग गया। तो इसको विद्याधर को बहुत बुरा लगता है। अरे हम मर जाएंगे वो अलग बात है, हम युद्ध हार जाएंगे अलग बात है, लेकिन युद्ध से भाग जाएंगे वो सबसे बड़ा गलत बात है। यही बात में क्या करते हैं कि विद्याधर अपने सामंत जो हुआ करता अर्जुन, उससे पकड़वा कर और राजपाल क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। देखिए इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया हुआ था कि विद्याधर ने राजपाल को अपने सामंत अर्जुन से क्या करवा दिया, हत्या करवा दिया। हत्या इस बात पर करवा दिए कि तुम जिंदा रह के भी अब क्या करेगा, जब तुम हम देखो हम जब तक हमारे पास पावर था, ताकत था, हम अगला शासक के युद्ध किए, लास्ट में क्या करे, जीत गए। चलो तुम नहीं जीता, तुम हार ही जाता है, तो अपने साम्राज्य को छोड़ के भागा क्यों? जनता तुम पर विश्वास करता है कि जनता विश्वास करता है कि राजा साहब हम लोग को रक्षा करेंगे, और राजा साहब क्या कर दिए, बड़ा बस्ती लेकर भागे। इसी चलते क्या किया कि सामंत अपने सेनापति से जो अर्जुन हुआ करते हैं, अर्जुन से विद्याधर क्या करवा दिए, राजपाल को हत्या करवा दिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे कि 1021 से 22 के बीच में हम लोग को देखने के मिलेगा 15वां आक्रमण। ये पंजाब वाला क्षेत्र में होता है। यहाँ के शासक अरियारुक हुआ करते हैं, अरियारुक। यह पराजित हो जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। देखिए ये राजपाल से भी अच्छा निकला, भले ही हार गया, लेकिन लास्ट में जब पराजित हो गया तो फिर लास्ट में क्या कर दिया, आत्मसमर्पण। ये भी अपने आप से कहीं ना कहीं गलती कर दिया। विद्याधर इसको भी नहीं बकसने वाले थे अगर सामने रहते तो। पहले यहां से बोला जाता है कि यहां से पंजाब वाले क्षेत्र से भी क्या कर दिया, बहुत सा धन लूटा। धन लूटने का मौका कब मिल गया, ये पराजित होकर अब क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। जिसकी वजह से यहाँ पर गजनवी बहुत सा धन लूटा। आगे देखते हैं 16वां आक्रमण के बारे में, जो आपको एग्जाम के लिए भी जितना भी VI करना है कर दीजिए। 16वां आक्रमण आपका एग्जाम में बहुत ही सवाल आता है। 16वां आक्रमण, पहला सवाल क्या आएगा, 16वां आक्रमण कब हुआ था, तो 1000, देखिए इसके बारे में कहीं आपको देखे कि 1025 से या कहीं 1026, घटना चक्र बुक में देखिएगा 1026 दिया है, लेकिन 1025 से सही लेके चलेंगे। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर, जो सौराष्ट्र क्षेत्र जो हुआ करता है गुजरात वाले में, वहां पर एक मंदिर हुआ करता है सोमनाथ मंदिर। बोला जाता है कि भीम चालुक्य के शासक के द्वारा निर्माण किया गया था। चर्चा करते हैं आगे। यहाँ पर सौराष्ट्र वाला क्षेत्र में गुजरात में हुआ करता है सोमनाथ मंदिर। यहाँ का शासक भीम प्रथम हुआ करते हैं, जो कौन सा वंश का हुआ करता है, चालुक्य या चालुक्य वंश को एक और वंश के नाम जाना जाता है जो हुआ करता है सोलंकी। यहाँ से बहुत सा धन लूटता है, बहुत सारा धन लूटता है।
क्या किया, यहाँ से बहुत सारा धन लूटता है। चलिए इसके बारे में बताया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ से जब धन लूट कर जा रहा था, यहाँ से जब बहुत सा धन लूटा, एक मिनट ध्यान समझेंगे, यहाँ से बहुत सा धन लूटा। अब सोमनाथ को मंदिर को नष्ट करके अभी क्या करता है कि जामा मस्जिद के सीढ़ियों में क्या कर दिया, जगवा दिया। जामा मस्जिद का जो वहां पर गजनी में एक मस्जिद हुआ करता है, जामा मस्जिद, वहां पर क्या करवा देता है, दबा देता है। देखेंगे, थोड़ा फोन आ गया था। यहां से बोला जाता है कि 20 लाख दिनार लुटाया गया था। क्या किया गया, दिनार लुटाया गया। और यहाँ जो सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके लिंग, जो शिवलिंग हुआ करता है उसको नष्ट करके, और शिवलिंग को क्या करता है, उठाकर जामा मस्जिद के सीढ़ियों में क्या कर देता है, लगा देता है। जहां पर वहां गजनी में जहां पर लोग जामा मस्जिद में एंट्री करने से पहले जूता चप्पल खोलते हैं, वहां पर सोमनाथ मंदिर का जो शिवलिंग हुआ करता है उसको क्या कर दिया, सीढ़ियों में लगा दिया। आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा गजनवी से अगर सवाल के बारे में बात करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है 16वां आक्रमण। इसको पूरा भरपूर मात्रा में VVI लिखेंगे, जितना VVI करना कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम में यही सवाल आता है। क्या सवाल आता है, यही सवाल आता है कि 16वां आक्रमण कब हुआ, तो 1025 में। 16वां आक्रमण जब हुआ था, यह सवाल आता है कि जब गजनवी भारत पर आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, उस समय शासक कौन हुआ करता है, तो भीम प्रथम के बारे में, ललिता देवी के बारे में आगे चलेंगे, यहाँ पर नहीं, ये भीम प्रथम के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे। यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर को जो नष्ट किया जाता है, उसमें जो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग हुआ करते हैं उसको तोड़वा कर अपने जामा मस्जिद में क्या करता है, प्रयोग करता है। आगे इसके बारे में कुछ और देखते हैं। देखिए 17वां आक्रमण, ध्यान से समझेंगे। जब सोमनाथ मंदिर को 1025 में, ध्यान से समझेंगे, 1025 में जब सोमनाथ मंदिर को क्या किया था, सोमनाथ मंदिर को तोड़कर जब वापस लेकर जा रहा था, तो आपको राजस्थान क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है कि जाट लोग हुआ करते हैं। जाते हुए रास्ता से जब वापस जा रहा था गजनी, तो जाते हुए जो जाट लोग हुआ करते हैं, इसको क्या करते हैं, रास्ते में टेक लेते हैं, और जाते हुए जब यहाँ से 20 लाख दिनार लेके जा रहा था। बोला जाता है कि बहुत सा ऊँटों के साथ लेके जा रहा था। अब जब जाते हुए इसको रास्ता में जाट लोग क्या करते हैं कि क्षति पहुंचा देते हैं। हालांकि अपने सामान लेके चला जाता है, लेकिन रास्ता में क्षति पहुंचा देते, तो इसको दिमाग में रहता है कि हम जब लूट के जा रहे थे सोमनाथ मंदिर से, तो राजस्थान के जो क्षेत्र हुआ करता है वहां जाट लोग जो हुआ करते हैं वो क्या करते हैं कि हमको सामान लाने में क्षति पहुंचाए थे। कुछ सेना लोग इसका मारा जाते हैं। तो वही उसी को बदला लेने के लिए 17वां आक्रमण करता है। इसी को बुलाया जाता है कि यह क्या था, अंतिम आक्रमण हुआ करता है। क्या हुआ करता है, अंतिम आक्रमण, भारत पर अंतिम आक्रमण, 17वां आक्रमण। देखिए जब सोमनाथ मंदिर को लूट के लेके जा रहा था सोमनाथ मंदिर को, उस समय क्या होता है कि जाट लोग इसका जाते हुए रास्ता में कुछ इसका सेना लोग की हत्या कर देते हैं, साथ में जो क्षति पहुंचा देते हैं। इसी को बदला लेने के लिए 1027 में क्या करता है, 17वां आक्रमण करता है। किसके खिलाफ किया, जाटों के खिलाफ किया। और जो क्षति पहुंचा था उसको दिमाग में था कि हमारा सेना को क्या कर दिया है, हत्या कर दिया है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जाट लोग हुआ करते हैं, जाट लोग के बुलाते कि लगातार
3 दिन तक बोला जाता है, 3 से 2.5 दिन तक लगातार कत्ल किया गया था। कत्लाम किया गया था। जैसे कहने का मतलब अपना सेना के जब इसको हत्या कर दिया गया तो बहुत बुरा लगा, इसको बहुत बुरा लगा कि देखो हम लोग कितना अच्छा से इज्जत से हम लोग सोमनाथ मंदिर को लूट के आ रहे थे, लास्ट में लोग क्या कर दिया, हमारे क्षेत्र पहुंचा दिया। 27 में आएगा एकदम खा पी कर, 25 में गया, 27 में आया एकदम डिप्स मारकर और 27 में आक्रमण कर दिया। और फिर पुनः जो भी यहाँ पर क्षति हुआ था, कुछ धन दौलत लूट लिया गया था, उसको पुनः वापस लेकर चला गया। 1030 में बोला जाता है, 1030 में बोला जाता है कि इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के कारण हुआ करता है कि मलेरिया रोग के कारण। गजनवी का मृत्यु किस रोग के कारण हुआ था, तो मलेरिया रोग के कारण क्या हो जाता है, गजनवी का मृत्यु हो जाता है। गजनवी के द्वारा सिक्का भी जारी किया गया था। मृत्यु के बाद पहले चर्चा हम करते हैं। गजनवी के द्वारा सिक्का जारी किया गया था। उस सिक्का जो हुआ करता है, दो तरफ सिक्का जो हुआ करता है, दोनों तरफ आप देखेंगे सिक्का 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया का सिक्का, उसमें एक साइड कुछ और होता है, एक साइड कुछ और होता है। यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख था। एक तरफ देखने के लिए मिलता जो मुद्रा लेख हुआ करता है अरबी भाषा में हुआ करता है, और दूसरी तरफ देखने के लिए मिला तो कौन सा भाषा में हुआ करता है, संस्कृत भाषा में हुआ करता है। तो हम लोग तुर्क आक्रमण के बारे में देख रहे थे, इसका भी दरबारी लेखक के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा दिखाते हैं आगे। लेकिन पहले सुनेंगे कि ये जो हुआ करता है, गजनवी जो हुआ करता है, तो अपने क्षेत्र में कवियों का बहुत इज्जत करता है। अपने क्षेत्र में जो कवि लोग हुआ करते हैं, इतिहासकार हुआ करते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत करता है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कवि के बारे में। गजनवी के दरबार में लोग हुआ करते हैं, लेखक हुआ करते हैं, कवि हुआ करते हैं। इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। जो उत्तवी, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तवी जो हुआ करता है, प्रथम इतिहासकार हुआ करता है। इसके समय में प्रथम इतिहासकार हुआ करता है, जिसका एक बुक हुआ करता है किताब उल यामनी। क्या हुआ करता है, किताब उल यामनी। इसका भाषा के बारे में आता है, अरबी भाषा में लिखा गया था। चलिए आपसे इसका होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा। एक बात और है कि हम आप लोग को होमवर्क तो देते हैं, लेकिन आप लोग मेरा होमवर्क बताते नहीं है, कोई कमेंट करके बताते नहीं है। एक स्टूडेंट से बताए थे कि मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है, वो कमेंट में किए थे, लेकिन और आप लोग करते नहीं, बताते नहीं है। इसके बारे में आप बताएंगे क्या है होमवर्क, कि किस पर आधारित था, क्या था इसमें लिखा हुआ। जैसे उत्तवी के द्वारा तो लिखा गया है किताब उल यामनी अरबी भाषा में, लेकिन क्या लिखा हुआ था इसके बारे में आप बताएंगे। आगे देखते हैं अलबरूनी के बारे में बोला जाता है कि 1014 में गजनवी के साथ भारत आया था। 1014 में गजनवी के साथ भारत आया था। इसका किताब का नाम हुआ करता है, इसका बुक का नाम हुआ करता है क्या, किताब उल हिंद। इसी को बोला जाता है इसी को दूसरा नाम हुआ करता है क्या, तहकीक हिंद। क्या नाम हुआ करता है, तहकीक हिंद। ये कौन सा भाषा में हुआ करता है, अरबी भाषा में। देखिए किस पर आधारित था, भारतीय संस्कृति का वर्णन करता है ये बुक। क्या करता है, भारतीय संस्कृति का वर्णन। आप उसके बारे में बताएंगे उस बुक में क्या वर्णन किया गया है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आप देखेंगे फिरदौसी एक लेखक हुआ करते हैं, दरबारी कवि हुआ करते हैं, जो सहनामा ग्रंथ का लेखक है। चलिए यहाँ पर हम बोल दिए कि भाषा आप बताएंगे, आपका होमवर्क है। आपका क्या है, होमवर्क है कि जो सहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था, सहनामा कौन सी भाषा में लिखा गया था। सहनामे जो ग्रंथ हुआ करता है, इसको अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अफगानिस्तान के महाभारत के नाम से भी जाना जाता है, अफगानिस्तान के महाभारत के नाम से। इसे फिरदौसी के बारे में यही बोला जाता है कि इसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है। जो लेनपुल इतिहासकार हुआ करते हैं, तो होमर से इसका तुलना करते हैं। क्या करते हैं, होमर से तुलना करते हैं, या बोलते हैं कि पूर्व का होमर। सवाल आपसे आता है, सवाल एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है कि पूर्व का होमर किस लेखक को कहा जाता है, तो आपका फिरदौसी। ये भी आता है कि पूर्व का होमर जो फिरदौसी को उपाधि दिया गया, वो
कौन सा इतिहासकार के द्वारा बोला जाता है? तो लेनपुल के द्वारा। आगे देखते हैं हम बैहाकी के बारे में। बैहाकी ये भी दरबारी कवि हुआ करते हैं। ये बैहाकी जो गजनवी के पिता हुआ करते हैं, पिता पर एक ग्रंथ लिखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं तारीख ए सुप्तगिन। क्या बोला गया था? तारीख ए सुप्तगिन। तारीख ए सुप्तगिन के बारे में बात की। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए गजनवी के थोड़ा सा कुछ उपाधि के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला उपाधि देखने के लिए मिल रहा है गाजी। गाजी का मतलब होता है कि गैर मुसलमानों को हत्या करने वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गाजी बोला जाता है। या मुस्लिम, ये जो गजनवी हुआ करता है, गजनवी ये गाजी को उपाधि धारण किया था। दूसरी इसका मतलब देखिए, इसका मतलब दोनों एक ही वर्ड है। आप या में बोल सकते हैं, या तो ये बोलिए या तो ये बोलिए, बुत्सिकन बोलिए या मूर्ति भंजक बोलिए। जो गजनवी जो हुआ करता है ये भी एक उपाधि धारण किया था, जो मूर्ति भंजक को उपाधि धारण किया था। क्या था मूर्ति भंजक? कि मूर्तियों को नष्ट करने वाले, मूर्तियों को नष्ट करने वाले को क्या बोला जाता है? मूर्तियों को नष्ट करने वाले को क्या बोला जाता है? मूर्तियों को नष्ट करने वाले को क्या बोला जाता है? मूर्तियों को नष्ट करने वाले को मूर्ति भंजक या बुत्सिकन भी बोला जाता है। आगे देखते हैं सुल्तान की उपाधि। यह पहला तुर्क था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था। गजनवी पहला तुर्क हुआ करता है जो भारत में आता है, जो किसका उपाधि धारण करता है? सुल्तान को उपाधि खलीफा के द्वारा, जो बगदाद का क्या हुआ करते हैं? खलीफा जो हुआ करते हैं मुस्लिम धर्म जो खलीफा जो हुआ करते हैं मुस्लिम धर्म का, जो खलीफा, जो मुस्लिम धर्म के रक्षक जो हुआ करते हैं, उत्तराधिकारी हुआ करते हैं, जो खलीफा बोला जाता है। ये चीज को हम लोग 2 दिन से देखते हुए आ रहे हैं। तो खलीफा के द्वारा सुल्तान को उपाधि दिया जाता था। तो बोला जाता है कि भारत में प्रथम तुर्क का नाम बताइए। देखिए आगे हम लोग गजनवी गौरी के बारे में भी बात करेंगे। वो भी तुर्क हुआ करता है। तुर्क व्यक्ति, ये भी तुर्की का ही हुआ करता है, लेकिन पहला व्यक्ति हुआ करता है जो क्या किया था? सुल्तान का उपाधि धारण किया था। चलिए हम लोग अभी तक 2 चीज पढ़ चुके। एक पढ़ चुके अरब आक्रमण में हम लोग कासिम के बारे में चर्चा कर चुके थे और अच्छा गहराई में हम लोग समझे थे उसका। दूसरा एक बात में हम लोग देख रहे थे कि तुर्क क्या देखे थे? तुर्क आक्रमण देख रहे थे। तुर्क आक्रमण में हम लोग 2 शासक के बारे में चर्चा करेंगे। एक को हम लोग कर दिए गजनवी, एक क्या कर दिए? हमारे द्वारा चर्चा कर दिया गया। अब आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, इस बारे में मुझे कहीं नहीं है। आप पढ़ रहे होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ आपका ये क्या आ गया, गजनवी पूर्ण रूप से खत्म हो गया। देखिए एक चीज आप बताते हैं, जैसे अपना पढ़ने का तरीका हम बताते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर खत्म हुआ थोड़ा सा लास्ट में पेज छोड़ देंगे, सारा पेज, क्योंकि आप अपने से कोई भी बुक लगाएंगे तो कुछ नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्या कहेगा? कुछ नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सारा पेज पर आप क्या करेंगे? आप नोट करेंगे। ये चीज हम लोग देख रहे थे। अच्छा एक कुछ और हम नया चीज बताना चाहते हैं कि हम लोग तो मध्यकालीन मेडाइवल तो पढ़ रहे हैं, साथ में हम लोग अल्टरनेट मॉडर्न आधुनिक भारत भी लेकर चलते हैं। जैसे अभी आज हम पढ़ लिए मध्यकालीन भारत, तो कल लेकर हम चलेंगे आधुनिक भारत, फिर परसों जो आएंगे तो परसों फिर हम चलेंगे मध्यकालीन भारत, फिर आगे चलेंगे तो क्या चलेंगे? आधुनिक भारत। दोनों हम लोग साथ लेकर चलेंगे। चलिए कल हम आएंगे आपके क्लास में, तो कल आएंगे तो हम लोग आधुनिक भारत के जन का चर्चा करेंगे। आधुनिक क्या करेंगे? आएंगे तो आधुनिक भारतीय इतिहास या आधुनिक भारत के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत में एक चैप्टर का हम चर्चा करेंगे जो आप देख के आएंगे। क्या आएंगे? कांग्रेस में कितने अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का स्थापना भारत में करना क्यों जरूरी हुआ,
किसके द्वारा स्थापना किया गया, कौन इसका अध्यक्ष हुआ करते हैं प्रथम, अलग अलग कहां पर स्थापना किया गया, कब समय, कौन सा समय स्थापना किया गया, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, बारे बारे समझेंगे। तो आप कांग्रेस चैप्टर देख के आएंगे। देख लीजिए, एक दिन हम लोग मध्यकालीन चलेंगे और एक दिन क्या चलेंगे, आधुनिक चलेंगे। दोनों इतिहास को हम साथ में लेकर चलेंगे। जैसे आज मध्यकालीन के बारे में हम लोग पढ़े, तो कल हम लोग आधुनिक इतिहास को लेकर चलेंगे। क्योंकि आपका जो एग्जाम हुआ करता है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें इतिहास में अगर बात करते हैं तो आपको आधुनिक इतिहास थोड़ा सा वेटेज क्वेश्चन ज्यादा रहता है, आप जानते हैं। यहाँ से भी आता है, मध्यकालीन से भी, लेकिन मध्यकालीन के मुताबिक आधुनिक से कुछ ज्यादा होता है। तो हम लोग दोनों साथ लेकर चलेंगे, आधुनिक भी लेकर चलेंगे और मध्यकालीन भी लेकर चलेंगे। कल आपका क्लास इसी टाइम में रहेगा, जो हम क्या चर्चा करेंगे, कांग्रेस करेंगे। जय हिंद। चलिए, आखिरी बार आपसे निवेदन है, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप बताया कीजिए, मोटिवेट किया कीजिए। आपका लाइक और कमेंट से ही हमको लगता है कि हाँ, जो हम समझा रहे हैं आपको, आप अच्छे से समझ रहे हैं। ना कमेंट कीजिएगा, ना लाइक कीजिएगा, ना शेयर कीजिएगा, तो हम क्या जानेंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। चलिए, इसके बारे में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद।